अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 पार्टिकुलेट टेक्नोलॉजी कैन 1104 का ये हमारा रिकॉर्डेड ऑनलाइन लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और इसके साथ साथ हम मोहर स्केल के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये कौन किस तरीके से हम डिफरेंट सॉलिड पार्टिकल्स को हम करेक्टराइज कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर के हमारे ये कंटेंट्स हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मैश नंबर क्या चीज़ है। आप लोग को मैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर एक सीव मैं दिखा चुका हूँ। जो सीव हमारी छाननी जिसको हम सीव शेकर के अंदर यूज़ करते हैं नॉर्मली अपने सॉलिड्स का साइज मालूम करने के लिए, डायमीटर एक्चुअली मालूम करने के लिए। तो उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है मैश नंबर। और मैश नंबर बेसिकली क्या है? मैश नंबर आपके पास वो होल्स हैं, वो स्क्वेयर्स हैं उस छाननी के अंदर। अगर आप एक छाननी की एक लीनियर इंच लें, यानी कि इफ वी आर कंसीडरिंग वन लीनियर इंच का मतलब है कि लंबाई के रुख पर या सीधे कहीं भी, एक स्क्वायर इंच नहीं हम कह रहे हैं, लंबाई के रुख पे कहीं भी आप उसकी नापें और उस एक इंच के अंदर जितने सुराख होंगे, जितने स्क्वेयर्स होंगे, जितने होल्स होंगे, वो उस स्क्रीन का, वो उस सीव का मैश नंबर होगा। इसकी मिसाल लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई स्क्रीन या सीव ऐसी दी जाती है कि जिसका मैश नंबर 4 है, तो इसका मतलब यह है कि इस सीव में, इस स्क्रीन के एक लीनियर इंच में 4 छोटे स्क्वायर्स हैं, 4 छोटे होल्स हैं। दैट्स व्हाई दिस सीव और दिस स्क्रीन हैज अ मैश नंबर ऑफ 4। नॉर्मली आपके पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर ये डिफरेंट मैश नंबर्स होते हैं। जो है आपके पास टाइलर के अंदर 200 मैश तक आपके पास जो है ASTM है। उसके अलावा डिफरेंट आपके पास स्क्रीन के स्टैंडर्ड्स हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दोज स्टैंडर्ड्स, तो उसके अंदर ये डिफरेंट किस्म के ये होल्स नंबर हो सकते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐसी सीव या स्क्रीन है जिसके अंदर 200 उसका मैश है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस स्क्रीन के एक लीनियर इंच के अंदर 200 लिटिल स्क्वेयर्स या 200 लिटिल होल्स हैं, जो कि जिसकी वजह से हम इसको उसका ये मैश नंबर कह रहे हैं। ज़रा देखते हैं कि सीव जो है आपके पास, मैं ये बात कर रहा था, ये देखिए कि आपके पास ये डिफरेंट सीव्स या स्क्रीन्स, ये इंडिविजुअल सीव्स या स्क्रीन्स हैं जो कि एक सीव शेकर के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ऊपर वो स्क्रीन है कि जिसका मैश नंबर सबसे स्मॉल होगा, यानी कि सबसे स्मॉल मैश नंबर का मतलब यह है कि सुराख बड़े होंगे, लेकिन क्योंकि जब सुराख बड़ा होगा इसका मतलब यह है कि उस एक लीनियर इंच के अंदर वो कम से कम सुराख होंगे। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि पॉसिबल है कि यहां पर आपके पास 4 मैश की स्क्रीन लगी हुई है और यहां पर 200 मैश की स्क्रीन लगी हुई है। तो इसका मकसद कहने का ये है कि यहां पर आपके पास लार्ज डाया की मैश लगी हुई है लेकिन उसका नंबर स्मॉल होगा। यहां पर आपके पास स्मॉल डाया की जो है आपके पास स्क्रीन लगी हुई है लेकिन उसका नंबर जो है वो बड़ा होगा। तो आपको नजर आ सकता है कि ये देखिए बिल्कुल फाइन किस्म की एक मैश है, बिल्कुल फाइन मैश है। और ये जो फाइन मैश है, तो आप इसको अगर मैग्नीफाई करें तो आपको नजर आ रहे होंगे कि ये आपके पास जो होल्स हैं ये स्क्वेयर्स की, क्योंकि जाली है और जाली के अंदर आपके पास ये स्क्वेयर्स की शक्ल में आपके पास ये होल है। तो अगर आप इसको एक लीनियर इंच लें तो एक लीनियर इंच के अंदर जितने होल होंगे, अगर यहां से करें तो एक लीनियर इंच के अंदर जितने होल होंगे वो उस स्क्रीन का मैश नंबर होगा। तो होता क्या है कि आप अपने सॉलिड पार्टिकल्स टॉप वाली स्क्रीन या टॉप वाली मैश के ऊपर प्लेस कर देते हैं। उसके बाद एक सर्टेन टाइम के अंदर इसको आप वाइब्रेट करवाते हैं, सीव शेकर ऑन कर देते हैं, इक्विपमेंट है उसके अंदर सीव्स लगी होंगी। और उसके बाद आपके पास, क्योंकि जो आपका सॉलिड्स होंगे उसके अंदर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइजेस मौजूद होंगे, उसके अंदर कोर्स पार्टिकल होंगे, उसके अंदर इंटरमीडिएट पार्टिकल्स होंगे, उसके अंदर फाइन पार्टिकल होंगे। तो वो साथ साथ जो है हर स्क्रीन के मुताबिक, यानी कि जो पार्टिकल्स किसी एक स्क्रीन से छोटे होंगे वो स्क्रीन से गुजर जाएंगे और स्क्रीन से बड़े होंगे
तो स्क्रीन के ऊपर रिटेन हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो हमारा सॉलिड्स का एक मिक्सचर था, उस मिक्सचर को हम डिफरेंट पार्टिकल्स के अंदर हम उनको इजीली सेपरेट कर लेंगे और बाद में आप उनको साइज मेजर कर लेंगे। मैं आपको ऑलरेडी ये सिंगल सीव मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये सिंगल सीव। तो आप इसको देख सकते हैं कि सिंगल सीव के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये DIN लिखा हुआ है। तो ये एक स्टैंडर्ड है DIN, आपको उसके अंदर उनके एक साइजेस का एक डिफरेंट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, और इसका जो एक सुराख है, एक होल है, एक अपर्चर है, उसका साइज हमारे पास 710 माइक्रोन्स गिवन है। उसके साथ साथ हमारे पास उसका मटेरियल गिवन है स्टेनलेस स्टील, बड़ा रोबस्ट मटेरियल है जिसके ऊपर स्ट्रेंथ है उसकी, उसके स्ट्रेंथ के साथ साथ उसके अंदर जो है आपके पास ख़ास तौर पर उसकी क्रोजन वगैरह नहीं हो सकती, क्रोजन को रेजिस्ट करता है ये मटेरियल। तो इस वजह से वाइड एप्लीकेशंस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन के अंदर ये जो जाली है जिसके अंदर होल्स हैं, तो बेसिकली ये आपके पास जो स्टेनलेस स्टील वायर की बनी हुई, लेकिन आप इसको कहिए कि जैसे आपकी हमारा स्वेटर बुना होता है, तो उस तरीके से इसको जो है बुना होता है, उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन की होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी जाली होगी इसकी स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए, तो इस तरीके से ये वुवन वायर मैश है कि जिस तरीके से आपका स्वेटर बुना जाता है उस तरीके से इसकी वायर को कंस्ट्रक्ट किया गया है कि ताकि इसकी स्ट्रेंथ बरकरार रह सके और ये देर तक हमारे पास जो है इसको इस्तेमाल में लाया जा सके। ये एक और मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वुवन वायर है कि आपके पास ऐसा फ्लैट तारे नहीं रखी, बल्कि बाकायदा जिस तरह बुना गया है वुवन वायर्स हैं ताकि इसकी स्ट्रेंथ को जो है वो बरकरार रखा जा सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमारे पास ये जो वुवन वायर जो आपको हमारे पास ये दिखाई है सीव्स या स्क्रीन्स, तो नॉर्मली ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एल्यूमिनियम या आपके पास गैल्वेनाइज्ड स्टील, तो जो स्टेनलेस स्टील या गैल्वेनाइज्ड स्टील है, तो बेसिकली ये डिफरेंट किस्म के स्टील के ग्रेड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास किस तरह का मटेरियल है। तो उसकी जो है आप डिटेल इंजीनियरिंग मटेरियल्स की इंशाल्लाह इंजीनियरिंग मटेरियल्स के कोर्स के अंदर आप पढ़ेंगे, तो हमारे पास डिफरेंट स्टील के बहुत सारा ग्रेड्स हैं। तो ये इस तरह के 3 टिपिकल ये मटेरियल्स हैं जिनकी ये बनी होती हैं। ख़ास तौर पर इन मटेरियल्स का यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि स्टेनलेस स्टील और ख़ास तौर पर उसका कि एक तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी स्क्रीन्स की, और दूसरा ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपके पास क्योंकि ये जो मटेरियल तीनों मटेरियल ये जो है क्रोजन रेजिस्टेंट है, तो क्रोजन को ये रोक देते हैं जिसकी वजह से हमें ख़ास तौर पर बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल के मिक्सचर्स होते हैं, जो एक्चुअल हम किसी प्रोसेस के अंदर वो मिक्सचर्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, तो सॉलिड पार्टिकल्स के जो वो मिक्सचर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, ये मिक्सचर्स जो है आपके पास उसके अंदर डिफरेंट किस्म के साइजेस मौजूद होते हैं। आपके पास कोई एक सिंगल साइज मौजूद नहीं होगा, आप ये कहेंगे 2 mm पार्टिकल्स हैं सारे, नहीं, बल्कि एक वाइड रेंज होगी। उसके अंदर स्मॉल भी होंगे, उसके अंदर मीडियम भी होंगे, उसके लार्ज भी होंगे, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो है वो साइजेस उसके अंदर मौजूद होंगे। और इसी वजह से हमारे लिए बड़ा ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसका उस यानी कि देखिए आपके पास कब जब एक मिक्सचर, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सॉलिड मिक्सचर देता हूं और आपको कहा जाता है कि इसको क्रश करना है, आपने क्रशिंग एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है, तो अब आप उसको किस तरीके से क्वांटिफाई करेंगे। यानी कि जिस तरह अगर आपको मैं कहूँ आपकी क्लास है सेकंड सेमेस्टर की, तो उसमें कोई लंबे कद के भी होंगे, कोई छोटे कद के भी होंगे, कोई भारी भरकम भी होंगे, कोई बॉडी बिल्डर टाइप भी होंगे, कोई जो है आपके पास दुबले पतले से भी होंगे। तो लेकिन आप तमाम स्टूडेंट्स हैं, तमाम को आपको जब क्वांटिफाई करना है, हमने आपको कोई नंबर देना है, तो आपको कहेंगे ये तमाम स्टूडेंट्स सेकंड सेमेस्टर बीएस केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जब ये मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है, एक मिक्सचर है जिसके अंदर डिफरेंट साइजेस के सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं, हमें इसको क्वांटिफाई करना है। इसको बताने के लिए हमें कोई मीन, कोई एवरेज साइज चाहिए होगा कि ताकि हम ये कह सकें कि भाई इसका एवरेज जो साइज है
इस पार्टिकल का, इन इस मिक्सचर के जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनका। इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह इनका फैलाव है। फैलाव से मुराद क्या है कि आपके पास वो जो सॉलिड पार्टिकल्स है, यानी कि अगर उसके अंदर लेट्स से मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, 1 mm भी है, 2 mm भी है, 1.5 mm भी है, 4 mm भी है, 3 mm भी है, 3.25 mm भी है, हमें पता होना चाहिए कि भाई कितने परसेंट उसके अंदर 1 mm के हैं, कितने परसेंट 1.5 mm के थे, कितने परसेंट 2 mm के थे। तो ये इसका मतलब है कि स्प्रेड ऑफ साइजेस हमें मालूम होना चाहिए कि किस परसेंटेज के साइज के सबसे ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो ये भी हमें मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको जानना। अच्छा जी, खास तौर पर एक चीज और, जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोग उसके अंदर देखेंगे कि ये इसके बहुत ज्यादा जो है ना, बाय हैंड इसकी कैलकुलेशन करना काफी टीडियस टास्क है, काफी मुश्किल टास्क है, जिसकी वजह से प्रेफर किया जाता है कि आप जब इस तरह की कैलकुलेशंस करें तो एक्सेल के ऊपर इसकी कैलकुलेशन करें, और जो रिजल्ट्स होते हैं उनको फिर ग्राफ्स की शक्ल में, किसी ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाया जाता है, ताकि जब आपके पास देखिए बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में आपके पास नंबर वगैरह हो, आपके पास बहुत ज्यादा डाटा एंट्रीज हो, तो फिर आप टेबल नहीं आपको इफेक्टिव होता, बल्कि उसके लिए इफेक्टिव जो चीज है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ी इफेक्टिव होती है। तो ग्राफ की शक्ल में हमें बहुत ज्यादा, आप किसी कर्व की शक्ल में आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, आप उसको इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जब सॉलिड पार्टिकल्स को, जैसे अभी आपने देखा था कि सीव शेकर के अंदर किस तरीके से हम डिफरेंट मैश नंबर की जो स्क्रीन्स या सीव्स लगाकर हम जो है साइज एनालिसिस करते हैं। तो साइज एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि साइज एनालिसिस में हमें यह पता लग जाता है कि आपके पास जो है कितने डिफरेंट साइजेस के जो है आपके पास उसके अंदर मिक्सचर में सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं, और साथ साथ हमें यह भी पता लग जाता है कि उनकी स्प्रेड कितनी है, कितनी परसेंटेज के जो पार्टिकल्स हैं, किस साइज की परसेंटेज ज्यादा है, किसकी कम है, ये तमाम चीजें भी हमें पता लग जाती हैं। तो नॉर्मली वो जो जब इन रिजल्ट्स को ग्राफ्स की शक्ल में आप पुट करते हैं तो उस वक्त हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स आप यूज करती हैं। एक ग्राफ का नाम है क्यूमुलेटिव मैस फ्रैक्शन कर्व या ग्राफ, और दूसरा जो ग्राफ होता है उसको कहते हैं हम साइज फ्रीक्वेंसी कर्व या साइज फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो हम जरा अभी बात करेंगे कि किस तरीके से ये साइज फ्रीक्वेंसी कर्व या साइज फ्रीक्वेंसी जो ग्राफ है इसको किस तरीके से हम और क्यूमुलेटिव जो ग्राफ्स हैं इनको हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले जरा हम देखते हैं कि ये परसेंटेज, ये मैस फ्रैक्शन, ये क्यूमुलेटिव मैस फ्रैक्शन, ये चीजें क्या हैं, जरा इनके बारे में हम जरा देख लेते हैं। अच्छा, जो परसेंटेज होती है, याद रखना है, इट इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि लेट्स से कि अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं और मैं कहूँ कि जी 10% स्टूडेंट कितने होंगे, तो ऑब्वियसली आउट ऑफ 100 है तो 10 जो स्टूडेंट्स होंगे वो आप कह देंगे जी आपके पास जो है, अगर 10 स्टूडेंट है तो इसका मतलब ये 10% है। तो अगर आपके पास 50 स्टूडेंट हो क्लास में तो मैं कहूँ कि जी आपके पास 5 बच्चे कितनी परसेंट बनेंगे, तो ये आपके पास 10% आपके पास स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो परसेंटेज निकालना आपको ऑलरेडी आता है। तो परसेंटेज जब भी हम बात करते हैं तो परसेंटेज का एक्चुअली मतलब होता है कि आप आउट ऑफ 100 कोई चीज आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो परसेंटेज को निकालने का तरीका क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने परसेंटेज निकालनी है कि अगर आपके पास मैश की परसेंटेज निकालनी है, इसको इस तरह समझिए कि आपके पास मिक्स वेजिटेबल आप पका रहे हैं, गोभी है, गाजर है, आलू है, मटर है, जो है उसके साथ साथ आपने जो है कोई और चीज भी उसके अंदर डाल दी है, तो आप परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो आपके पास टोटल सब्जियां हैं 5 किलो, उसमें आपने आलू 1 किलो डाले हैं, मटर आधा किलो डाले हैं, गाजर 1 किलो डाली है। तो आप जो है अगर परसेंटेज निकालना चाहें आलूओं की इस टोटल सब्जियों के मिक्सचर में, तो आप कहेंगे कि जो आपका आलूओं का जो वजन है, इंडिविजुअल मैश डिवाइडेड बाय द टोटल मैश ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो आलूओं की परसेंटेज निकल आएगी। तो इसी तरह जब भी हमने परसेंटेज, हमारे सॉलिड्स के केस में हमने कोई परसेंटेज निकालनी होती है, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं ये मालूम करना चाहूं कि भाई मेरे पास जो 1 mm जो पार्टिकल्स हैं, 1 mm पार्टिकल्स की कितनी परसेंटेज है, तो आपको पता है कि जब वो 1 mm वाली मैश के ऊपर मैं जब वो पार्टिकल्स को मेजर कर लूंगा तो मुझे पता लग जाएगा, अच्छा इसका इतना 1 mm वाले पार्टिकल्स का इतना मैश है। टोटल मैस मुझे पता होगा, शुरू में ऑलरेडी मैंने डाला था 1 किलो डाला था नॉर्मली, या ½ kg आपने डाला था,
तो 1 kg हाफ kg जो था वो जब मैंने इसको यूज किया तो मुझे उसका इंडिविजुअल मैश भी पता है और मेरे पास टोटल मैश भी पता है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं परसेंटेज फाइंड आउट कर सकता हूं किसी भी इंडिविजुअल साइज के पार्टिकल्स की। तो इस तरीके से हम जो है इसको परसेंटेज को हम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल एक लेते हैं टेबल कर कैलकुलेट करके कि आपने 1 kg आपके पास एक मिक्सचर था सॉलिड पार्टिकल्स का और इस सॉलिड पार्टिकल्स की आपने जो है साइज एनालिसिस फाइंड आउट करना है। तो आपने 1 kg सॉलिड पार्टिकल्स को आपने सीव शेकर के अंदर पहली सीव के अंदर आपने इसको प्लेस कर दिया। अच्छा, तो अब जब आपने इसको कर दिया तो उसके बाद आपने एक लेट से कि आपने 15 मिनट के लिए उसको आपने वाइब्रेशन पे लगा दिया। उसके बाद जब आपने 15 मिनट के बाद जब आपने एनालिसिस किया तो आपके पास ये इस तरह की स्क्रीन लगी हुई थी। 4 नंबर की मैश लगी हुई थी, 8 नंबर की मैश लगी हुई थी, 16 नंबर की मैश लगी हुई थी, 32 नंबर की मैश लगी हुई थी। इसका मतलब यह है कि 4 नंबर मैश का मतलब यह है कि वो जो स्क्रीन थी उसकी एक लीनियर रेंज पे 4 होल्स थे। 8 नंबर मैश का मतलब क्या है कि उस स्क्रीन के एक लीनियर रेंज में 8 होल्स थे। 16 मैश का मतलब क्या है कि उसकी जो एक लीनियर रेंज में 16 होल्स हैं। इसका मतलब है कि फाइन से फाइन होल्स होते जा रहे हैं और एंड में आप एक पैन लगा देते हैं, उसके अंदर कोई होल नहीं होते। तो जैसे आपका ढक्कन से आप नीचे लगा देते हैं ताकि अगर आपके पास इस मैश से भी कोई छोटा उसके अंदर पार्टिकल मौजूद है तो जाया ना हो, आपके मैश इस पैन के अंदर कलेक्ट हो जाए ताकि आपको वो बाद में मेजर करने में आपकी वो गलती कहीं ना आए। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने जब इस एनालिसिस किया तो हमें पता यह लगा कि जो 4 मैश की जो स्क्रीन या सीव थी उसके ऊपर 50 ग्राम आपका वजन आया है। जो 8 मैश की स्क्रीन है उस पर 150 ग्राम आया है। जो 16 मैश की स्क्रीन है उस पर 500 ग्राम आया है। जो 32 मैश की स्क्रीन है उसके ऊपर 180 ग्राम आया है। जो पैन था उसके ऊपर 120 ग्राम आया। तो इसके ऊपर अगर आप जमा करेंगे तो आपका टोटल ये 1000 ग्राम आएगा जो आपने शुरू में डाला है। तो इस तरीके से आपने ये बेसिकली जो है साइज एनालिसिस जो आपने करना चाहते थे या इसको सीव एनालिसिस कहेंगे क्योंकि सीव्स की मदद से आपने एनालिसिस किया है अपने मिक्सचर गिवन मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स का, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया है। तो अब आप इस रिजल्ट की मदद से परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हर मैश की आपको परसेंटेज पता लग जाए। तो इसकी अगर आपने परसेंटेज निकालनी है इस मैश की तो आप कहेंगे कि इस मैश के का जो मैश था वो 50 था, टोटल मैश 1000 था और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 5% आ गया। इसी तरह इस मैश का जो टोटल इस मैश का जो मैश था वो 150 ग्राम है। टोटल मैश जो था वो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 ये 15 ग्राम आ गया। इसी तरह 16 मैश के लिए आपके पास 50 ग्राम आ गया और 32 मैश के लिए 18 ग्राम आ गया और पैन के लिए 12 ग्राम। तो अब आप इन तमाम परसेंटेजेस को जमा करेंगे तो आपके पास 100% आ जाएगी। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड एंड के आपके पास जो परसेंटेज होती है परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। तो 100 के से हम इसको निकालने के लिए किस तरीके से निकाल सकते हैं तो आप लोग इसको अभी आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। इसके मुकाबले में यह है परसेंटेज। ये मैस फ्रैक्शन होती है इसको क्या कहते हैं, ये क्या चीज है? जो मैस फ्रैक्शन होती है इट इज आउट ऑफ 1। जैसे परसेंटेज आउट ऑफ 100 है तो मैस फ्रैक्शन जो है वो आउट ऑफ 1 है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई फ्रैक्शन के अंदर कोई चीज होगी, जैसे लफ्ज फ्रैक्शन पॉइंट्स में कोई चीज होगी, मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है 0.02 0.05 0.067, ये डिफरेंट किस्म की हमारे पास मैथ फ्रैक्शन मैंने गिवन है। तो मैथ फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? जो मैथ फ्रैक्शन होती है बेसिकली वो होती है कि आपके पास कोई इंडिविजुअल मैथ हो और आप उसको टोटल मैथ पे डिवाइड कर दें तो मैथ फ्रैक्शन, यानी कि आप फर्क देख सकते हैं। परसेंटेज में हमारे पास क्या था कि इंडिविजुअल मैथ था डिवाइडेड बाय टोटल मैथ और उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ था, वो आपके पास परसेंटेज थी। और क्योंकि 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया था? क्योंकि आपके पास जो परसेंटेज होती है आउट ऑफ 100 होती है। जो फ्रैक्शन है क्योंकि वो आउट ऑफ 1 होती है, लिहाजा आपको पता है कि जब कोई चीज किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही होती, जैसे ये है इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा लेकिन इसका मतलब है कि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज मैथ फ्रैक्शन। तो मैथ फ्रैक्शन के अंदर आपका इंडिविजुअल मैथ डिवाइडेड बाय टोटल मैथ आपके पास आया है। तो दोबारा हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से कि मैं एक साइज एनालिसिस कर रहा हूं, मैं एक सीव एनालिसिस कर रहा हूं। अगेन मैंने एक मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स लिए हैं
पहली वाली जिस तरह आपने लिए थे उसी तरह मैंने उस सॉलिड मिक्सचर के पार्टिकल्स के जब मैंने लिए हैं तो उसका टोटल जो वजन है मिक्सचर का 1000 ग्राम वजन था। मैंने 4 स्क्रीन लगा दी, 4, 8, 16, 32, बिल्कुल पैन लगा दिया नीचे से। तो आपके पास इंडिविजुअल मैसेज आ गए हर स्क्रीन के ऊपर। अब आपने हर स्क्रीन के ऊपर मालूम करना है कि आपके पास वो उसकी मैस फ्रैक्शन उस स्क्रीन की क्या, जो सॉलिड मटेरियल उसके ऊपर रिटेन हो रहा है, उस सॉलिड मटेरियल रिटेन हो रहा है उसकी क्या मैस फ्रैक्शन आई है। तो आपने मैस फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको याद है कि इंडिविजुअल मैस डिवाइडेड बाय टोटल मैस, तो आपके पास ये मैस फ्रैक्शन आ जाएगी। तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 0.05, 150 डिवाइडेड बाय 1000 0.15, 500 डिवाइडेड बाय 1000 0.5, 180 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि इस स्क्रीन के ऊपर 180 आपका ग्राम सॉलिड थे रिटेन हुए, और टोटल जो मैच था आपका इस सारे प्रोसेस में 1000 था। ये जैसे आप देख सकते हैं ये 1000 था, तो 180 डिवाइड बाय 1000 0.18। इसी तरह पैन के ऊपर जो इसकी मैच, पैन के ऊपर जो सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं उनकी मैच फ्रैक्शन क्या है, बेसिकली वो 120 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.12। तो आप जब तमाम मैच फ्रैक्शंस को, जैसे आप तमाम परसेंटेजेस को, तमाम इंडिविजुअल परसेंटेजेस को जमा करते थे तो आपके पास 100 आता था। तो आप बिल्कुल इसी तरह जब तमाम इंडिविजुअल मैच फ्रैक्शंस को जमा करेंगे, सम अप करेंगे, देन यू विल गेट 1। तो इस तरीके से आपको पता लग सकता है कि आपके मैच फ्रैक्शन और मैच परसेंट में क्या फर्क है। अच्छा, अब आप इसी तरह परसेंटेज से आप जो है बेसिकली आप यूज समझ कहिए, परसेंटेज से आप मैच फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्जन भी कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? लेट्स से कि अगर आपके पास परसेंटेज गिवन हो, तो आप अगर परसेंटेज को 100 पे डिवाइड कर दें, दोबारा सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास परसेंटेज गिवन है और परसेंटेज को आप 100 पे डिवाइड कर देंगे तो वो मैच फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि मैच फ्रैक्शन क्या है, बेसिकली अगर आपके पास कोई परसेंटेज गिवन है, जस्ट उस परसेंटेज को आप 100 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपके पास मैच फ्रैक्शन आएगा। अच्छा, तो जरा इसको देखते हैं कि जो परसेंटेज बेसिकली क्या होती है। आपको देखिए जो आपके पास परसेंटेज होती क्या है, परसेंटेज होती थी मैश ओवर टोटल मैश इनटू 100। तो आपने इसके ऊपर लिख लिया कि मैश फ्रैक्शन के ऊपर कि भाई परसेंटेज की जगह पर आपने परसेंटेज का जो फॉर्मूला लिख दिया विच वाज मैश ओवर टोटल मैश इनटू 100 डिवाइड बाय 100। तो आपके पास जो है आप देख सकते हैं कि ये 100 इस 100 से कट गया, और मैश फ्रैक्शन हमने इस तरह से ये फॉर्मूला इसका आप इसको ड्राइव भी कर लिया कि मैश फ्रैक्शन किस तरीके से मैश ओवर टोटल मैश होती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास कोई मैच फ्रैक्शन गिवन हो तो उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आपके पास कोई मैच फ्रैक्शन गिवन है और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो वो मैच फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कि आपके पास अगर कोई जो परसेंटेज है बेसिकली अगर आपके पास मैच फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज हो जाएगा। और आपको पता है कि मैच फ्रैक्शन क्या होती है, मैच ओवर टोटल मैच इनटू 100। तो आप इस चीज को आप पता है कि आपके पास ये जो चीज होती है परसेंटेज होती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने ये साबित भी कर लिया है कि वाकई ही कि जो परसेंटेज है उसको हासिल करने के लिए अगर आप मैच फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है वो परसेंटेज आ जाएगी। चले हमें पता लग गया, परसेंटेज का पता लग गया कि परसेंटेज आउट ऑफ 100 होती है, और इंडिविजुअल मैच को टोटल मैच पे डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज आ जाती है। मैच फ्रैक्शन में आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, बाकी काम वही है, आपके पास मैच ओवर टोटल मैच होता है, और जो मैच फ्रैक्शन है ये 1 से कम होगी, आपके पास आउट ऑफ 1 होगी, जो परसेंटेज है ये आउट ऑफ 100 होगी। तो अब हम देखते हैं कि ये क्यूमुलेटिव मैच फ्रैक्शन क्या चीज है, जरा इसको भी देख लेते हैं क्यूमुलेटिव मैच फ्रैक्शन क्या है। तो वही पहले वाला सवाल हम उसको देख लेते हैं कि पहले वाले सवाल में आपने देखा कि जैसे अभी आपने शुरू में अभी हमने एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि 1000 ग्राम मेरे पास सॉलिड मिक्सचर था, और मैंने इस 1000 ग्राम सॉलिड मिक्सचर का साइज एनालिसिस या सीव एनालिसिस करना चाहा ताकि मेरे पास पता लग जाए कि इसके अंदर किस तरह डिफरेंट साइजेस की, किस तरह डिफरेंट फ्रैक्शंस मौजूद हैं, उनको मैं कैलकुलेट कर लूं। तो मेरे पास 4 मैश के पास मुझे पता लग गया कि 4 मैश के पास
आपकी 0.05 मैश फ्रैक्शन आई है, 8 मैश पे 0.15 आई थी, 16 पे 0.5 आई थी, 32 पे 0.18 आई थी और पेन पे 1.12 आई थी। तो क्यूमुलेटिव मैश फ्रैक्शन क्या होती है? बेसिकली क्यूमुलेटिव का मतलब कहते हैं कि जैसे एक्यूमुलेशन, जमा कर देना। आप लोगों ने ये मटेरियल बैलेंस के अंदर ये एक्यूमुलेशन की टर्म भी आप लोगों ने सुनी होगी। एक्यूमुलेशन जो चीज जमा है उसके अंदर जमा हो गई है, आपके पास पाई गई है, तो क्यूमुलेटिव उसी लफ्ज से निकाला गया है कि आप उसको जब सम अप करते जाते हैं, दो तीन चीजों को सम अप करते जाते हैं तो वो क्यूमुलेटिव है। तो इसके अंदर क्यूमुलेटिव मैश फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपको, ताकि पता, मैं बताता हूं कि इसका फायदा क्या होगा। लेट्स से कि आपने जब मैश फ्रैक्शन, पहली मैश थी, पहली स्क्रीन, ये इस तरीके से आपकी मैश लगी हुई है। सबसे ऊपर आपकी 4 मैश होगी, उसके बाद 8 मैश होगी, फिर 16 मैश होगी, फिर 32 मैश है, फिर पैन है। तो ये आपके सीव शेकर के अंदर ये आपकी सीव्स लगी हुई है। अच्छा, अब आपके पास जो पहली मैश आई थी, पहली मैश के ऊपर मैश फ्रैक्शन आई है 0.05। अच्छा, अब जब क्यूमुलेटिव अगर मैश फ्रैक्शन निकालेंगे, क्योंकि ये पहली स्क्रीन है, इससे पहले कोई आपके पास मैश फ्रैक्शन मौजूद नहीं थी, तो आप कहेंगे कि जो आपकी क्यूमुलेटिव मैश फ्रैक्शन आई है इस मैश तक, वो आई है 0.05 क्यूमुलेटिव मैश फ्रैक्शन आई है। अच्छा, जब आप नेक्स्ट स्टेप में गए, आप 8 मैश के ऊपर गए, तो 8 मैश के ऊपर आपके पास मैश फ्रैक्शन की वैल्यू आई, क्योंकि 150 ग्राम आपके 8 मैश के ऊपर मैश सॉलिड्स का पाया गया। और जब आपने इसकी मैश फ्रैक्शन निकालनी थी, तो 150 को आपने 1000 पे डिवाइड कर दिया, तो 150 को आपने 1000 पे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो मैश फ्रैक्शन आई वो 0.15 आपके पास वो मैश फ्रैक्शन आ गई। जब आपके पास ये 0.15 मैश फ्रैक्शन आ गई, तो अब बेसिकली आपने जब क्यूमुलेटिव करनी है, तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जमा आपने कर देना है, तो पिछली वाली मैश फ्रैक्शन को भी आप जमा कर देंगे, तो आपके पास यहां पता लग गया कि आपके पास 8 मैश तक आपके पास 0.2 जो है आपके पास क्यूमुलेटिव मैश फ्रैक्शन आई है। तो पॉइंट, इसको जरा समझें, इसका इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये हुआ कि मुझे पता ये लग गया 0.2 का मतलब होता है, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20%। इसका मतलब फायदा मुझे ये हुआ, मुझे पता ये लग गया कि भाई 8 मैश तक आपका 20% सॉलिड मिक्सचर सॉर्ट आउट हो गया है। हम जब सीव शेकर की मदद से सॉर्टिंग कर रहे हैं, अपने सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं, तो मुझे पता लग गया कि यार 20% जो था आपका, वो 8 मैश तक वो फारिग हो गया, और 8 मैश से नीचे जो है आपका, यानी कि आपको बताने में आपको फायदा हो गया। आप कहेंगे कि यार करेक्टराइज करना है आपने इसको, अपना जो है क्वांटिफाई करना है। आप कहेंगे कि ये जो आपका मिक्सचर है, दिस मिक्सचर हैज 80% those particles which are greater in size than 8 mesh। तो आपको क्वांटिफाई करने में आसानी हो जाती है। ये क्यूमुलेटिव मैश फ्रैक्शन का फायदा है। अच्छा, उसके बाद जब आपने 16 मैश के ऊपर आपका मैश 500 आया, तो आपकी मैश फ्रैक्शन 0.5 आई। तो जब 16 मैश के ऊपर आपने क्यूमुलेटिव मैश फ्रैक्शन निकालनी है, तो तमाम ऊपर वालियों को जमा कर लेंगे, तो 0.5 आपके पास, जैसे यहाँ पे 0.2 लास्ट आई थी, उसके अंदर 0.5 को जमा कर लिया, आपके पास 0.7 क्यूमुलेटिव मैश फ्रैक्शन आ गया। फायदा क्या हुआ? आपको पता लग गया, अच्छा भाई 16 नंबर मैश तक आपके पास तकरीबन 70% जो आपका सॉलिड है वो शॉर्ट आउट हो गया। इसी तरह आपके पास जो जब आपने इसको जमा किया, तो मिसाल के तौर पर इस तरह आपने 32, आपने जब इसको मैश को, आपने जब इसको 32 वाली आपने इसको मैश को देखा, तो उसके ऊपर 180 मैश था, और 180 को 1000 पे डिवाइड किया, तो आपके पास 0.18 मैश फ्रैक्शन आ गई। तो क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले जो क्यूमुलेटिव मैश फ्रैक्शन चल रही थी, जमा की हुई मैश फ्रैक्शन 0.7 चल रही थी, तो 0.7 के अंदर आपने 0.18 ऐड कर दिया, तो क्यूमुलेटिव आपके पास 0.88 हो गई। इसका मतलब हमें यह पता लगा कि जब आपके पास इस गिवन मिक्सचर को आपने 32 मैश तक, आपके पास 88% तक जो सॉलिड है वो सॉर्ट आउट हो गया। रिमेनिंग, क्योंकि जो 0.12 जो फ्रैक्शन थी वो आपके पास जो थी उसके अंदर पैन में थी, तो आपने जब इसको जमा किया, तो आपके पास टोटल जो मैश फ्रैक्शन होती है वो 1 होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव मैश फ्रैक्शन आप निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव मैश फ्रैक्शन में जब आपके पास एक लंबा सा टेबल होता है, तो उसके अंदर फौरी तौर पर आपको जज करने के लिए आपको बड़ा फायदा हो जाता है कि आप कहेंगे यार आपने इसको साइज को बताना, एक्सप्लेन करना है, तो आप कहेंगे कि हाँ यार मैक्सिमम जो इसका साइज आपको पता लग गया, हाँ भाई जैसे आपने देखा कि भाई 16 मैश तक जो है मैक्सिमम जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं इसके वो पास आउट हो गए हैं, सॉर्ट हो गए हैं। तो इस तरह आपको क्यूमुलेटिव मैश फ्रैक्शन का
ये आपको फायदा होता है। अच्छा, अब हम उन कर्व्स की बात करेंगे, उन कर्व्स पे आते हैं कि जिसकी हमने बात करनी थी। तो याद देखिए कि ये है क्यूमुलेटिव मैच फ्रैक्शन की कर्व। तो क्यूमुलेटिव मैच फ्रैक्शन की कर्व क्या है कि ये जो x है, दिस इज द मैच फ्रैक्शन। आपके पास ये जो x है, तो ये आपके पास मैच फ्रैक्शन है, और ये जो d है आपके पास, ये वो डायमीटर है। यानी कि आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें 4 मैश से हमें पता लग जाएगा कि 4 मैश के हर मैश का एक डाया है, तो वो डाया आपके पास गिवन होगा, आप उस डाया को नोट कर लेंगे। तो आपके पास इस तरह डाया के अगेंस्ट, हर पर्टिकुलर डाया के अगेंस्ट जो मैश फ्रैक्शन आती जाएगी, आप उसको ग्राफ पे ये प्लॉट करते जाएंगे। तो आप उसको जब ये कर्व बनाएंगे तो एक टिपिकल ये कर्व बनती है, दिस कर्व इज टिपिकल फॉर क्यूमुलेटिव मैश फ्रैक्शन। तो ये एक इस तरह की आपके पास कर्व आएगी जो कि 0 से लेकर 1 तक जाएगी। तो 0 से लेकर 1 तक यूनिटी तक आपके पास जाएगी। तो आप बेसिकली इस कर्व के अंदर आपने किया क्या है, आपने जो है मैश फ्रैक्शन यानी कि x, जो मैश फ्रैक्शन है उसको आपने प्लॉट कर दिया है अगेंस्ट दैट साइज, जो उसका डाया था, जिस डाया के यानी कि जिस मैश के ऊपर जितनी मैश फ्रैक्शन आई थी, उनको आपने, आपके पास वो 4-5, जैसे आपके पास इस सवाल के अंदर आपके पास यहाँ पे हमारे पास वो लिटरेचर में टेबल मौजूद होते हैं, उन टेबल के ऊपर हमें पता है कि ये इस स्टैंडर्ड की ये मैश है, तो इस स्टैंडर्ड की मैश के ऊपर इसका इतना डाया होगा। तो मुझे पता लग गया कि इतने डाया के ऊपर इसकी इतनी मैश फ्रैक्शन है, तो मैं उसको रिलेट करते हुए इस तरह ग्राफ को पॉइंट्स निकालकर मैं ये ग्राफ प्लॉट कर लूंगा, मेरे पास एक क्यूमुलेटिव मैश फ्रैक्शन का मेरे पास ये ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, तो खास तौर पे इसका फायदा इसमें ये होता है कि आपके पास ये जो क्यूमुलेटिव मैच फ्रैक्शन का आपने ये ग्राफ निकाला है, तो खास तौर पर जो हमारे पास प्रैक्टिकली जब हम जो पार्टिकल साइज मालूम करना चाह रहे हो, तो उस वक्त हम जैसे आपने देखा कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये वैल्यू आएगी, स्टेप बाय स्टेप आपके ये पास हर स्टेप, हर मैश का मतलब मखसूस डाया है और उसके ऊपर आपकी मैश फ्रैक्शन है। तो इस तरह हमारे पास एक हर स्टेप के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप आप इसको जो है आप इसको लेके जाएंगे, और हर स्टेप बेसिकली देखिए, हर डाया एक ये देखिए, अगर आप इस स्टेप को देखें, एक ये मखसूस डाया एक मखसूस फ्रैक्शन को शो कर रहा होगा, एक ये मखसूस डाया एक मखसूस फ्रैक्शन को शो कर रहा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये जो है इसके अंदर हमारे पास ये चल रही होगी। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें देखिएगा, एक जो चीज इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि आप बेसिकली इसको फिर ऑब्वियसली इसके अंदर हमारे पास देखिए कि अगर ये इमेजिन करिए कि आपने जैसे ये कर्व देखी है, तो कर्व का मतलब ये है कि यहाँ पर ये एक टेढ़ी सी एक लाइन, ग्राफ की जिससे लाइन लगी हुई है। तो अगर आपके पास दो साइजेस के दरमियान में, यानी कि आपको पता है जैसे यहां से लेकर आपके पास साइज है, ये बड़े साइज बड़ा होता जा रहा है, तो साइज आपके पास गिवन है। तो अगर आपके पास जो दो साइजेस के दरमियान में फर्क अगर बहुत थोड़ा हो, यानी कि आप ये कहिए कि आपके पास जो साइज इंटरवल है वो बहुत छोटा हो, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि लेट्स से कि आपके पास 1 mm या 1.01 mm है, या आप ये कहिए कि 1 mm या 1.1 mm कोई आपके पास साइज है। इसका मतलब है कि 1 mm और 1.1 mm साइज के दरमियान में बहुत कम फर्क है। तो जब आप इस तरह का कोई साइज इंटरवल लेते हैं, तो साइज इंटरवल लेते हैं, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन सी आ जाती है, आपके पास एक जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो एक स्ट्रेट एक लाइन आ जाएगी। तो इसकी वजह से आपको फायदा ये होता है कि आप जो है स्लोप निकालकर एक अननोन, आपके पास डाया मौजूद नहीं था, मिसाल के तौर पर आपने स्क्रीन लगाई थी, देखो इसको इस तरह समझो कि आपने यहां पर लगाई थी 4, 8, 16, 32। अब अगर आपने इसमें अंदाजा लगाना हो कि 12 नंबर मैश की कितने साइज के पार्टिकल्स होंगे, देखिए इसमें 4 थी, 8 थी, 16 थी, 32 थी, आपने अंदाजा लगाना हो 6 मैश के कितने पार्टिकल होंगे, उसके लिए ग्राफ काम देता है कि आपने क्या किया कि 4, 8, 16, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 8 और 6 के दरमियान में, इसके दरमियान में कितने सॉलिड पार्टिकल होंगे, और वो अंदाजा तकरीबन दुरुस्त होगा। कि आप इस तरह से उसकी स्लोप के जरिए आप वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इसका प्रिंसिपल ये है कि जब आपके जो इंटरवल बड़ा कम होता है, डिफरेंस बहुत कम होता है, तो आपके पास वो स्ट्रेट लाइन सी कंसिडर की जाती है, और आप उसका स्लोप की मदद से आप उसको इजीली आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे।
तो ये जो कर्व थी मैंने आपको दिखाई कि ये 0 से लेकर आपके पास 1 तक ये कर्व जा रही है, और खास तौर पर ये जब जा रही है तो ये स्मॉल से लार्ज पार्टिकल की तरफ आपको शो कर रही है, यानी कि आपके पास जैसे 0 से 1 की तरफ जा रही है तो ये स्मॉल से लार्ज की तरफ ये आपके पास ये जो है मैच फ्रैक्शन जा रही है, और आपको इस तरीके से ये कर्व शो करती है। अच्छा, जिस तरह अभी आपने ये कर्व देखी क्यूमुलेटिव मैच फ्रैक्शन की कर्व, मैंने एक दूसरी कर्व आपको बताई थी साइज फ्रीक्वेंसी कर्व या साइज फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जरा उसकी भी बात करते हैं साइज फ्रीक्वेंसी ग्राफ की। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास कि कितना साइज, कौन सा साइज ज्यादा है, 1 mm के पार्टिकल ज्यादा है कि 2 mm के ज्यादा है, 3 mm के ज्यादा है कि 4 mm के ज्यादा है, 5 mm के ज्यादा है कि 6 mm के ज्यादा है, कितने साइज की जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा है। तो उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए खास तौर पर हमारे पास जब हम आप इसको एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है साइज फ्रीक्वेंसी कर्व हम इसको शो करते हैं। तो बेसिकली साइज फ्रीक्वेंसी कर्व के जरिए हम क्या करते हैं कि आप डाया के साथ जो है वो एक क्यूमुलेटिव, जो आपने यहां पे देखिए आपके पास जैसे लास्ट में जो क्यूमुलेटिव आपके पास जो मैच फ्रैक्शन आई होती है, तो क्यूमुलेटिव मैच फ्रैक्शन का आप स्लोप लेकर आप उसको प्लॉट करते हैं। यहां पे जैसे आपने यहां से आपके इस ग्राफ की मदद से जो आपके पास dx ओवर dd आएगा, यानी कि आपने देखिए जब किसी की एस्टिमेट करनी है तो dx ओवर dd की जो वैल्यू है, आप क्यूमुलेटिव मैच फ्रैक्शन वाली ग्राफ से जो वैल्यू लेंगे dx ओवर dd की वैल्यू, आप उसको इस साइज फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ के अंदर उसको प्लॉट कर देंगे, और जब आप उसको साइज फ्रीक्वेंसी वाले प्लॉट करेंगे उसको फिर आप पार्टिकल साइज d के अगेंस्ट आप प्लॉट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास इस तरह की एक टिपिकल सी आपके पास ये कर्व आएगी जो कि साइज फ्रीक्वेंसी कर्व आपको शो करेगी। इसकी कुछ खास अलामात हैं, कुछ इसके खास फवाइद है। देखिए, ये जो आपको पीक नजर आ रही है, आप देख रहे हैं आपको एक पीक से नजर आ रही है, दर हकीकत ये पीक ये बताती है कि किस साइज के जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो आपके पास सबसे ज्यादा है। देखें आपने, जैसे आपने ये देखा कि आपके पास यहाँ पे पीक आई है, तो आप यहाँ से एक छोटा सा वर्टिकल, आप एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे लाइन, तो आपको पता लगे, आप रीड कर लेंगे, अच्छा भाई इस साइज के जो पार्टिकल थे आपके पास मैक्सिमम थे। ये आपको फायदा है कि फौरन ग्राफ से आपको पता लग जाएगा कि भाई इसके आपके पास लेट से कि आपके पास एक टेबल है, टेबल के अंदर आपके पास 100-200 एंट्री हैं, तो उसको एक नजर में देखने के लिए जज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ग्राफ की सूरत में आपको फौरन आप जज कर लेंगे, बता देंगे कि जब आप पीक देखकर कि आपके पास जो एक पीक आएगी, अगर आपकी ये पीक यहां आती है बिलफर्ज, तो इसका मतलब होगा इस डाया के ऊपर इस साइज की पार्टिकल सबसे ज्यादा है। अगर ये पीक यहां आई है, ये पीक यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, लेकिन पीक होगी, तो आपके पास इस पीक से आपको ये पता लग जाएगा कि आपके पास किस साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके मिक्सचर में सबसे ज्यादा है। अच्छा, खास तौर पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नशीन कर लीजिए कि जो आपके पास नेचुरली अकरिंग मटेरियल हो, या आपके पास ऐसे मटेरियल हो कि जो कि एक ही किस्म का मटेरियल हो, मिक्सचर ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि आपके पास जनाब यारी आयरन और कॉपर आपने सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स किए हुए, नहीं, एक अगर सब्सटेंस मौजूद है, एक ही प्योर मटेरियल मौजूद है, तो उस वक्त आपके पास सिंगल पीक आएगी। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ जो है आपके पास वो आपके डिफरेंट मटेरियल्स मौजूद हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ पीक्स आ जाएंगी, तो फिर वो आपके पास हर पीक हर उस मटेरियल को शो कर रही होगी कि जिस मटेरियल के उसके अंदर पार्टिकल मौजूद होंगे। अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम क्रशिंग कर रहे हैं, हम अपने एक सॉलिड लंप है उसको क्रश कर रहे हैं किसी क्रशर के अंदर, और आपके पास लार्ज पार्टिकल्स थे, तो आपने लार्ज पार्टिकल्स आपने जो थे और जो है आपने उनको क्रश कर दिया। तो अब लेट्स से कि उसके बाद आपके पास 2 पीक्स आई हैं। अब आप कहेंगे यार ये 2 पीक्स क्यों आ गई हैं, हमारे मिक्सचर मटेरियल तो एक ही था। तो जो 2 पीक्स आई हैं बेसिकली वो एक पीक आपको सॉलिड्स को शो कर रही होगी, यानी कि वो जो सॉलिड्स है
वो जो आपके उस सॉलिड्स को, वो जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं कि किस डाया के ऊपर वो आपके पास सबसे ज्यादा उसके अंदर जो है वो साइज मौजूद है, तो वो आपके पास उसको शो कर रहा है। और दूसरी वो जो पीक शो कर रही होगी वो इक्विपमेंट की एक डेफिनेट पीक शो कर रही होगी कि इस इक्विपमेंट ने किस किस्म के जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको सबसे ज्यादा क्रश किया है। तो इस तरह आपके पास ये दो डिफरेंट किस्म की आपके पास ये पीक्स जो है आपके पास आ रही होंगी। तो इस तरह हम जो है साइज फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास कर्व है उसको हम यूज करते हैं। तो ये दो डिफरेंट किस्म की कर्व है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा है कि आपके पास एक साइज फ्रीक्वेंसी कर्व है, और इससे पहले हमने जो थी एक क्यूमुलेटिव मैश फ्रैक्शन कर्व। इन दो कर्व्स की मदद से हम किस तरीके से हम जो है अपने सॉलिड पार्टिकल्स है, उनके सॉलिड पार्टिकल्स की जो साइज है उनके साइज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर उनके साइज को बताने के लिए हम अपना जो उसको बड़ी क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास इस सॉलिड के अंदर किस किस्म के जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो मौजूद थे। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है, ये तो थी हमारे पास साइज डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरीके से आपके सॉलिड पार्टिकल्स में साइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक था आज का वो एक हमारा मोहर्स स्केल है। बेसिकली आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स की हार्डनेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है एक स्केल यूज करते हैं, उसका नाम है मोहर्स स्केल। और ये खास तौर पे जो मिनरल्स हैं, जो प्योर मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं, उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था सॉलिड पार्टिकल्स को। तो एक जर्मन मिनरोलॉजिस्ट था फ्रीड्रिश मोहर्स, उसने इस स्केल को इन्वेंट किया था। और बेसिकली इसका प्रिंसिपल ये है स्केल का कि आपके पास जो है जब आप हार्डनेस किसी की बता रहे हो कि कौन सा सॉलिड मटेरियल कितना हार्ड है, तो ये आप अगर एक सॉलिड मटेरियल, मिसाल के तौर पर आपके पास एक, जैसे मेरे पास पत्थर है और पत्थर की मदद से मेरे पास कोई एक पत्थर सख्त पत्थर है, एक नरम पत्थर है। सख्त पत्थर को मैं नरम पत्थर पे रगड़ूं तो नरम पत्थर जो है वो घुल जाएगा और वो टूट जाएगा। तो इसका मकसद यह है कि अगर आपके पास जो हार्डनेस को कंपेयर करने के लिए उसने जो प्रिंसिपल उसने बताया था कि जो हार्ड मटेरियल है वो सॉफ्ट मटेरियल को स्क्रैच कर देगा, उसको जो है तोड़ देगा। तो अगर आप उनको रगड़ेंगे तो वो हार्ड मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल को स्क्रैच कर देगा। तो ये प्रिंसिपल है आपके पास मोहर स्केल का। और ये खास तौर पर सिर्फ इसको यूज किया जा सकता है नेचुरल अकरिंग मिनरल्स के लिए। आप इसको आर्टिफिशियल ये मटेरियल्स के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पर ऐसे मटेरियल जैसे कि आपने सीमेंट है, ये नेचुरल मटेरियल नहीं आपने बनाया है, आपने इस तरह के जो मटेरियल हैं इनकी हार्डनेस को मेजर करने के लिए हम कोई और डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। तो उनको हम जो है यहाँ पर हम जो मोहर स्केल है उसको हम यूज़ नहीं करते। जो ये मोहर स्केल है इसकी जो रीडिंग होती है 1 से लेकर 10 तक ये रीडिंग होती है। और इस स्केल के अंदर हमारे पास जो डायमंड है वो हार्डेस्ट मटेरियल है। इसका मतलब क्या है, आपने जो डायमंड है हार्डेस्ट मटेरियल है और इसको आपने 10 नंबर दिया है। तो आप बेसिकली इस मोहर स्केल में जो सॉफ्टर मटेरियल है नंबर 1 सॉफ्ट है, फिर उसके से हार्ड 2, तो जो हार्डेस्ट मटेरियल है डायमंड वो 10 नंबर पे है। इसका मतलब है कि मोहर स्केल के मुताबिक जो डायमंड है वो तमाम डिफरेंट अदर जो मिनरल्स हैं उनको वो स्क्रैच कर सकता है, इसीलिए जो डायमंड है वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है। और जो सॉफ्टेस्ट मटेरियल है वो जो है वो टाल्क है। जो टाल्क है वो बेसिकली इतना सॉफ्ट मटेरियल है वो किसी और को स्क्रैच नहीं कर सकता, इसीलिए वो मोहर स्केल के अंदर नंबर 1 पर है, क्योंकि इट इज द मोस्ट सॉफ्टेस्ट मिनरल। तो मोहर स्केल के अंदर आपके पास जो मटेरियल हार्डनेस स्केल में नंबर 1 पे टॉल्क है, नंबर 2 पे जिप्सम, नंबर 3 कैल्साइट, नंबर 4 फ्लोराइट, नंबर 5 एपाटाइट, नंबर 6 फेल्डस्पार, नंबर 7 क्वार्ट्ज, नंबर 8 टोपाज, नंबर 9 कोरंडम, नंबर 10 डायमंड। तो ये डिफरेंट किस्म के आपके पास जो मिनरल्स हैं ये मौजूद है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास नंबर 1 पे टाल्क क्या चीज है। तो जो टाल्क है
ये जो आप लोगों ने देखा होगा ये टैल्कम पाउडर, तो टैल्कम पाउडर जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो मैक्सिमम जो फिलर जो मटेरियल मौजूद होता है वो टाल्क होता है। तो टाल्क की आप उसको देख सकते हैं, जैसे आपको ये फिटकड़ी फिटकड़ी जो आप उसको ये वो टाल्क है हमारे पास, और जो है आपके पास इसको हम टैल्कम पाउडर वगैरह के लिए इसको खास तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मोह स्केल में जो दूसरा है वो जिप्सम है। जिप्सम हमारा जो है आप इस तरह का एक्चुअली नेचुरली जो मिनरल होता है जिप्सम, वो इस शक्ल में मिनरल मौजूद होता है। और ये जो जिप्सम है ये बिल्डिंग मटेरियल है, खासतौर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका आपने नाम सुना होगा, जो जिप्सम का बना होता है। और इसको जिप्सम को एज अ फर्टिलाइजर जमीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, मोह स्केल में हमारा जो तीसरा जो मिनरल है जो नंबर 3 स्केल में मौजूद है वो आपके पास कैल्साइट है। तो कैल्साइट इस तरह की शक्ल में कैल्साइट मौजूद होता है। तो कैल्साइट बड़ा कॉमन है, आपको जो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट बेसिकली जो कैल्शियम कार्बोनेट है दिस इज कैल्साइट। कैल्साइट उसका मिनरल नेम है, साइंटिफिक उसका नेम है, उस मिनरल का नाम है कैल्साइट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, काफी एब्रेसिव होता है। एग्रीकल्चरल इसकी सॉइल ट्रीटमेंट यानी कि जमीन की जरखेजी बढ़ाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट पिगमेंट के तौर पर हमारे पास पेंट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ इसको आप जो है फार्मास्यूटिकल इसके यूजेस भी हैं, एज अ फिलर इन जो आपके मेडिसिन के अंदर, जो टैबलेट्स वगैरह के अंदर एज अ फिलर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो नंबर 4 हमारा मोह स्केल है वो फ्लोराइट है। फ्लोराइट आप इसकी ये शेप इसको देख सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास जो फ्लोराइट है, आप इसको ये कहिए कि ये ग्लासेस हैं, आपके पास एनिमल्स हैं, और खास तौर पर जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है इनके इस्तेमाल में ये जो फ्लोराइड हम मिनरल इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एनिमल एक काइंड ऑफ पेंट है, ये जो है आपके पास आप इसको खास तौर पर मेटल्स के ऊपर किया जाता है, क्योंकि ये वाटर से बचाता है मेटल्स को, और मेटल को क्रोसिव क्रोजन से बचाता है। तो वाटर रेजिस्टेंट पेंट है। इसी तरह आपके पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, तो उनको बनाने के लिए फ्लोराइड जो मिनरल है उसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड नंबर 5 जो मोह स्केल के ऊपर जो चीज मौजूद है वो एपेटाइट है। तो एपेटाइट आप इसको ये देख सकते हैं कि इस तरह का ये मिनरल मौजूद है। तो ये जो एपेटाइट है इसको भी एज अ फर्टिलाइजर, या आप इसको जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड की तैयारी में इस मिनरल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये मीडियम रेंज है, यानी कि आप इसको देख सकते हैं कि ये जो एपेटाइट है, ये एपेटाइट फ्लोराइड को, कैल्शियम कैल्साइट को, जिप्सम को और टाल्क को, ये इन तमाम अपने से ऊपर वाले तमाम यानी कि 4 3 2 1 इन तमाम को स्क्रैच कर लेगा। और मोह स्केल बताता भी यही है कि जो नंबर होता है वो जो भी नंबर होगा वो उससे अपने से ऊपर वालों को स्क्रैच कर लेगा और अपने से नीचे वालों से स्क्रैच हो जाएगा। यानी कि जब आप 5 देख रहे हैं तो 5 का मतलब ये है इससे पहले आपके पास जो 4 3 2 1 इन तमाम से ये स्क्रैच हो जाएगा, सॉरी इन तमाम को स्क्रैच कर देगा, और ये 6 7 8 9 10 इन तमाम से ये स्क्रैच हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो मोह स्केल में जो नंबर 6 है वो है फेल्डस्पार। तो फेल्डस्पार आप इसको ये नेचुरल मिनरल इसको इस तरह देख सकते हैं। ये जो फेल्डस्पार है ये भी ग्लास मेकिंग के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर होता है। इसके अलावा ये सिरामिक मटेरियल सिरामिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको पेंट्स के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं एज अ फिलर। ये प्लास्टिक्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको रबर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फेल्डस्पार को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हमारे पास जो नंबर 7 में मोह स्केल में जो मिनरल मौजूद है वो है क्वार्ट्स। जो है आप ये देख सकते हैं क्वार्ट्स जो है हमारे पास बड़ी जो सैंड हमारी आम जो रेत होती है, आप उसको सिलिका SiO2, ये क्वार्ट्स है। तो बेसिकली आपके पास आप ये कह सकते हैं कि जो सैंड होती है वो आपके पास इस क्वार्ट्स के जो आपके पास रेत जो चमक रही होती है बेसिकली वो क्वार्ट्स की मौजूदगी की वजह से चमक रही होती है। तो जो सैंड है वो बेसिकली क्वार्ट्स के पेबल्स, क्वार्ट्स के स्मॉल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, और इस क्वार्ट्स को आप ग्लास मेकिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपेरेंट रॉक है, और इसके साथ साथ जो क्वार्ट्स है इसके और सर्टेन इलेक्ट्रिकल यूजेस भी हैं,
और इसको इलेक्ट्रिकल यूजेस के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मोर स्केल में जो नंबर 8 है वो आपके पास टोपाज है। तो ये जो टोपाज आप ये देख सकते हैं, आपके पास ये एक जेम स्टोन है। ज्वेलरी वगैरह के अंदर जो लोग पत्थर वगैरह आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हमारे पास जो है आप ये देख सकते हैं कोरंडम हमारे पास नंबर 9 है। तो ये जो कोरंडम है ये जो है बेसिकली आप लोगों ने रेगमाल देखा होगा, तो रेगमाल पे कोरंडम के टुकड़े लगे, इसके पार्टिकल अटैच किए जाते हैं क्योंकि ये बड़ा एब्रेसिव मटेरियल होता है, कोरंडम सख्त होता है और आप रगड़ने के लिए आप इसको रेगमाल को यूज करते हैं तो आप इसके साथ करते हैं। जो नंबर 10 है, जो हार्डेस्ट मिनरल है, नेचुरल लकिंग मटेरियल, वो डायमंड है। तो जो डायमंड है वो हार्डेस्ट मिनरल है, तो आप इसको डायमंड को जो है हम ज्वेलरी के लिए भी यूज करते हैं। इसके साथ साथ ज्वेलरी के अलावा आप इसको जो ग्लास की कटिंग के लिए या ड्रिलिंग के लिए भी, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड है, इसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिशिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारे पास मोहर स्केल। सो दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 4। आई होप कि आपने जो बुक्स हैं ये आपने डाउनलोड कर ली होंगी। ये जो लेक्चर की स्लाइड्स हैं आपके पास ऑलरेडी आपके LMS के ऊपर अवेलेबल है। स्टूडेंट्स को, अब तमाम स्टूडेंट्स को LMS शो हो रहा है, तो आप लोगों को एनरोल कर दिया गया है तो आपको LMS शो हो रहा है। इसके लेकिन बावजूद मैंने ये स्लाइड्स आपको ईमेल भी कर दी हैं ताकि आपके पास ये स्लाइड्स भी अवेलेबल हो। लेकिन जो बुक है उसका कोई भी मद्दे मुकाबले नहीं होता, बुक का कोई मुदावा नहीं होता। तो यू ऑल्सो हैव टू रीड योर बुक्स। तो आप प्लीज वॉच इस वीडियो ताकि आप जो है जब ये लाइव क्लास में आप आए तो उस वक्त आप सवालात कर सकें, आप पार्टिसिपेट कर सकें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क देम, यू कैन ऑलवेज राइट मी एन ईमेल। उसके अलावा आप लाइव सेशन के अंदर भी सवालात पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।